दोस्तों हाल ही में मैंने सेल्फी नाम की एक तमिल क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है माथुमरन जी ने और IMDb पर मिला है इस फिल्म को 6.1 आउट ऑफ 10। इस कहानी में कॉलेज के कुछ दोस्त पैसे कमाने के चक्कर में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। कुछ दोस्तों की तो जान भी चली जाती है। अब ऐसा ये लोग कौन सा काम कर रहे थे और क्या ये लोग इस दलदल से जिंदा बाहर निकल पाएंगे, ये देखने के लिए आपको आज की थ्रिलर मूवी देखनी होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए इंट्रो के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम कनल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि किसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। तभी उसे उसका खास दोस्त नासिर कॉल करता है और कहता है कि यार हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। अब हम इसमें बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अगर हमने उसके पैसे नहीं दिए तो वो हमें जान से मार देगा। जिस पर कनल उसे कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब हमें इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और हाँ, तू चिंता मत कर, वो हमें मार नहीं सकता। नासिर कहता है कि मुझे मेरी माँ के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार। अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो वो सह नहीं पाएगी। ऐसा कहते हुए नासिर रोने लगता है। तो कनल उसे हौसला देते हुए कहता है कि देख भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। अभी बहुत ज्यादा रात हो गई है और तू टेंशन में भी है, तो शांति से घर जा। तुम्हारी माँ घर पर आ गई होगी। हम इसके बारे में कल देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नासिर अपनी स्कूटी लेकर घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन दोस्तों उसकी अगली सुबह नासिर की माँ कनल को कॉल करती है और कहती है कि बेटा, नासिर कल रात से घर पर नहीं लौटा। जिस पर कनल कहता है कि वो कल रात यहाँ पर आया नहीं था, बस मेरे उससे फोन पर बात हुई थी। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ वो कहाँ गया है। और अब इसके बाद कनल और उसके दोस्त मिलकर नासिर को ढूंढने लगते हैं। वो बहुत सारे लोगों के पास जाकर पूछताछ करते हैं, कॉलेज के हॉस्टल में ढूंढते हैं, लेकिन इन लोगों को नासिर कहीं पर भी नहीं मिलता। अब दोस्तों यहाँ पर कनल हमें बताने लगता है कि मेरी भी लाइफ बाकी लोगों की तरह नॉर्मल ही चल रही थी, जब तक कि मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन चेन्नई के इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं किया था। वहीं से मेरे सारे प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। इस तरह से कनल हमें अपनी कहानी बताने लगता है। कनल का जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ तब उसके बाद से उसे घर से बहुत ज्यादा कम पैसे मिलते थे, जिस वजह से वो परेशान होकर घर पर वापस जाना चाहता था। लेकिन नासिर के दोस्ती ने उसे रोक लिया। इन दोनों की दोस्ती बहुत ही खास थी। जब कॉलेज की शुरुआत हुई थी तब कनल के पास कुछ भी पैसे नहीं थे। तब नासिर ने उसे पैसे देकर उसकी मदद की। तो यहाँ पर बातों ही बातों में कनल को पता चलता है कि उसके पिताजी ने इस कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे और इसी वजह से घर से उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। कर्नल नासिर से कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। लेकिन नासिर उसके दोस्त कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, तुम आराम से पैसे दे देना। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने इस कॉलेज में 2 लाख रुपए देकर एडमिशन क्यों लिया? क्योंकि हमें तो इस कॉलेज में फ्री में एडमिशन मिल गया था। ये कोई टॉप का कॉलेज नहीं है जहाँ पर बहुत बड़ी फी लेते हैं। तो दोस्तों इन लोगों की बातों से कनल को पता चलता है कि उसके पिताजी को किसी एजेंट ने धोखा देकर उनसे 2 लाख रुपए हड़प लिए और इस कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। इसलिए कनल अपने पिताजी को कॉल करके उन्हें बहुत ज्यादा डांटने लगता है। कहता है कि आपको माँ के गहने बेचकर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन दिलाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी पापा इस कॉलेज में फ्री में एडमिशन मिलता है। आपको किसी ने झूठ बोलकर धोखा दिया है और आपसे 2 लाख रुपए हड़प लिए हैं। लेकिन दोस्तों कनल के पिताजी बहुत ज्यादा सीधे साधे आदमी थे। वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उन्हें किसी एजेंट ने धोखा देकर उनसे पैसे ऐंठे हैं। वो कनल से कहते हैं कि बेटा तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन कनल कहता है कि पिताजी मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, मैं छोटा मोटा बिजनेस करके उससे बड़ा बनाना चाहता हूँ। लेकिन उसके पिताजी तो कनल की कोई भी बात नहीं सुनते। अब दोस्तों उसके बाद कनल कॉलेज के मैनेजमेंट ऑफिस जाकर उनसे अपने पैसे मांगने लगता है। लेकिन वहां पर जो ऑफिस में हेड था वो उसे पैसे देने से मना कर देता है और यहाँ पर कनल का उन लोगों के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कनल अपने पिताजी को सताना शुरू कर देता है। वो उन्हें अलग अलग बातें बताकर उनसे ऐसे ही पैसे मांगने लगता है, जैसे कि कॉलेज के ऑफिस की कांच टूटने की वजह से पैसे मांग रहे हैं, कॉलेज में एक प्रोजेक्ट है इसलिए पैसे भेज दो, वगैरह वगैरह। अब ऐसे ही एक दिन कर्नल नासिर के घर पर खाना खा रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि ये घर बनाने के लिए नासिर के पिताजी ने 10 लाख रुपए का कर्जा लिया था। लेकिन वो यहाँ पर कर्जा चुकता किए बिना ही नासिर उसकी फैमिली को छोड़कर दुबई चले गए और अब घर का लोन भरने की जिम्मेदारी नासिर की माँ नर्स का काम कर उठाती है और इसी में वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नासिर की माँ कनल को भी अपने बेटे की तरह ही प्यार करती है। वो कनल से कहती है कि कनल बेटा, तुमने अपना क्या हाल बना कर रखा है, ये लो 500 रुपए और दाढ़ी करके अपना हुलिया ठीक करो। कनल मना करने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे प्यार से पैसे दे ही देती है। अब उसके अगले सीन में हमें बहुत बड़े आदमी रवि वर्मा को दिखाया जाता है। ये बंदा कॉलेज की सीट को बहुत ज्यादा दाम में बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। इसके साथ स्टेट के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष, कॉलेज के कुछ टीचर्स और कुछ गुंडे लोग भी शामिल थे। ये सभी लोग मिलकर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की सीट बेचने का धंधा चलाते थे।
खैर अब उसके बाद दोस्तों हमें कर्नल की गर्लफ्रेंड माधवी को दिखाया जाता है, जो कि इसी कॉलेज में पढ़ाई करती है। तो ऐसे ही एक दिन माधवी कर्नल और उसके दोस्तों को अपने एक दोस्त की पार्टी पर लेकर जाती है। अब ऐसी बहुत बड़ी पार्टी देखने के बाद कर्नल और उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कर्नल पूछने लगता है कि इतनी बढ़िया पार्टी करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। तभी वहाँ पर माधवी का दोस्त प्रेम कहता है कि अरे ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस किसी भी स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कॉलेज की सीट बेचो और 2-3 लाख रुपए कमाओ। कर्नल कहने लगता है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है, तुम लोग ऐसे किसी के भी मेहनत के पैसे लेकर उन्हें धोखा नहीं दे सकते। प्रेम उसे कहता है कि अरे ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है, बल्कि इसमें तो माधवी के पिताजी भी शामिल है। हम एक दूसरे के साथ डील करते हैं और दोनों ही आपस में पैसे बांट लेते हैं। अब ये बात सुनने के बाद कर्नल तो और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो तुरंत ही माधवी के पिताजी को कॉल करके उन्हें गालियां देने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी को कॉलेज में 2 लाख रुपए देने पड़े, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिताजी से पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, तुमने मेरे पिताजी को धोखा देकर अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर माधवी तुम्हारी बेटी है ये मुझे पहले से पता चल गया होता तो मैं माधवी से कभी प्यार ही नहीं करता। और इस तरह से यहाँ पर पार्टी में बहुत बड़ा तमाशा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर माधवी भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसके पिताजी ये धंधा करते थे ये उसे पता था। अब दोस्तों उसके अगले दिन कर्नल माधवी के घर पर उसे सॉरी कहने के लिए जाता है, क्योंकि नशे की हालत में कल रात उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। लेकिन यहाँ पर माधवी उससे नाराज हो जाती है। खैर अब उसी रात कर्नल और उसके दोस्त मिलकर बाहर कुछ खाना खा रहे थे। तो यहाँ पर कर्नल फिर से अपने पिताजी को कॉल करके उनसे कुछ पैसे मांगने लगता है। लेकिन इस बार कर्नल के पिताजी उसके ऊपर भड़क जाते हैं और उसे कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, तुम बस मेरे पैसे उड़ा रहे हो। कॉलेज खत्म होने के बाद तुम कुछ पार्ट टाइम जॉब करो और पैसे कमाओ, आज के बाद मुझे पैसों के लिए कभी कॉल मत करना। और ऐसी बात सुनकर कर्नल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो फोन को कट कर देता है और अपने दोस्तों से कहता है कि दोस्तों आज के बाद हम लोग भी कॉलेज में सीट बेचकर पैसे कमाने का काम करेंगे और बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। और इस बात पर नासिर और उसके दोस्त भी मान जाते हैं। तो सबसे पहले ये लोग इस काम में कौन कौन शामिल है उन लोगों से मिलते हैं और किसी तरह से उन लोगों को एक स्टूडेंट भी मिल जाता है। वो लड़के के पिताजी से कहते हैं कि अगर आप हमसे कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, इसलिए कल सुबह कॉलेज में पहुंच जाना। तो उसी तरह से वो लड़का और उसके पिताजी कॉलेज में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर वो लोग इंतजार करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कर्नल उन लोगों को कॉल करता है और कहता है कि क्या सर, मैंने आपको पहले ही कहा था जल्दी आने के लिए, सिर्फ 5 सीटें बची थी, अब आपके बेटे को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल सकता। तो उस लड़के के पिताजी कहते हैं कि आप थोड़ा देखिए, मैं आपको और भी ज्यादा पैसे दूंगा। तो ये लोग उस कॉलेज के प्रोफेसर से उस पिता और बेटे की बात करवाते हैं और उन लोगों से एक्स्ट्रा के 30,000 रुपए लूट लेते हैं। इस तरह से इन लोगों का 2 नंबर का धंधा शुरू हो जाता है और अब पहला काम करते ही उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। उसके बाद कर्नल, नासिर और उसके दोस्त ये सब लोग मिलकर 12th में पास हुए सभी स्टूडेंट की लिस्ट निकालते हैं, अलग अलग कॉलेज के ऑफिस जाते हैं, सभी लोगों को थोड़े थोड़े पैसे खिलाकर उनसे स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं ताकि उन स्टूडेंट के पेरेंट्स को कॉल करके उनको अपने जाल में फंसा सके। उसके बाद वो शहर के अलग अलग कॉलेज के अंदर भी जाते हैं और उनसे टाइप करते हैं कि हम आपके कॉलेज में स्टूडेंट लाकर देंगे और उसके बदले में आपको हमें कमीशन के तौर पर पैसे देने होंगे। और इस बात पर कॉलेज के लोग भी मान जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों लोगों को धोखा देकर ये लोग सीट बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगते हैं। अब कर्नल के कॉलेज का ट्रस्टी भी उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि देखो कर्नल, हमारे कॉलेज में भी स्टूडेंट की जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा एडमिशन करवाओ, तुम्हारे एग्जाम, एकेडमिक स्कोर, ये सारा का सारा काम हम देख लेंगे, उसकी चिंता तुम मत करो। जिस पर अब कर्नल भी मान जाता है। अब उसके बाद कर्नल अपनी गर्लफ्रेंड माधवी को मनाने के लिए उससे एक महंगी घड़ी खरीद कर देता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे ये घड़ी नहीं चाहिए, ये घड़ी तुमने लोगों को धोखा दिए हुए पैसों से खरीदी है। जिस पर कर्नल कहता है कि मतलब कि तुम्हारे पिताजी स्टूडेंट की सीट बेचकर पैसे कमा सकते हैं और अगर मैंने भी उसी तरीके से पैसे कमाए तो मैं गलत हो गया। मैं ये घड़ी तुम्हारे लिए कितने प्यार से लेकर आया हूँ ये तुमने देखा नहीं और उल्टा मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रही हो। मेरे प्यार को देखे बिना ही तुम मुझ पर गुस्सा हो रही हो। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ दूसरी तरफ विक्रम भाई नाम का एक आदमी नासिर और राजू से मिलने के लिए आता है। दरअसल ये आदमी राजू के गांव का था और उसके बेटे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। अब यहाँ पर ये दोनों उस विक्रम भाई से बातचीत करते हैं। वो आदमी इन दोनों को बताता है कि मेरे बेटे को केईएम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, हमने वहाँ पर ट्राई किया लेकिन हमें एडमिशन मिल नहीं रहा है, इसीलिए मुझे कर्नल नाम के एक लड़के का नंबर मिला है और किसी ने मुझे बताया है ये लड़का मेरा काम कर देगा। अगर कॉलेज पैसे लेती है तो वो डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं लेती। नासिर कहता है कि कॉलेज के ही लोग अपने एजेंट को बाहर से ऑपरेट करते हैं ताकि इन सब में कॉलेज का नाम कहीं फंस न जाए। सर, ये कर्नल हमारा ही दोस्त है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करता हूँ, आपका काम हो जाएगा। तो नासिर तुरंत ही कर्नल को कॉल करके यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। कर्नल कहता है कि उस मेडिकल कॉलेज को तो रवि वर्मा नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा हैंडल करता है
अगर उसे ये बात पता चल गई कि हम लोग कॉलेज स्टूडेंट के सीट बेचकर पैसे कमा रहे हैं तो हम सभी लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन नासिर कहता है कि अगर हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। बहुत बड़ी पार्टी है यार, बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, जरा सोचो। तो अब यहाँ पर कर्नल भी इस काम के लिए मान जाता है। वो वहां पर आकर विक्रम भाई से बात करता है और कहता है कि सर आपका काम हो जाएगा, हमें थोड़ा टाइम दीजिए। और उसके बाद ये दोनों सीट बेचने वाले रवि वर्मा के ऑफिस जाते हैं। तो वहां पर बाहर खड़े दो लोग उनसे अंदर जाने के लिए 30,000 रुपए कमीशन के तौर पर मांगते हैं। तो ये लोग थोड़ा सा साइड में आकर सोचने लगते हैं कि इन लोगों को पैसे देने से अच्छा है हम डायरेक्टली रवि वर्मा के साथ डील करें। इसलिए अब ये लोग प्रेम नाम के लड़के के पास जाकर उससे मिलते हैं और उसे मेडिकल कॉलेज की एक सीट बुक करने के लिए कहते हैं। तो उसके अगले ही दिन प्रेम रवि वर्मा के एक खास आदमी को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे एक मेडिकल स्टूडेंट की सीट चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि सीट के लिए तुम्हें 50 लाख रुपए देने होंगे और इसमें 1 लाख रुपए मैं तुम्हें कमीशन के तौर पर दूंगा। बताओ मंजूर है तो ही डील करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर प्रेम कर्नल को 51 लाख रुपए बताता है। उसके बाद यहाँ पर कर्नल नासिर और उसके दोस्तों से कहता है कि हम विक्रम भाई से 55 लाख रुपए मांगेंगे, 51 लाख रुपए रवि वर्मा को दे देंगे और 4 लाख रुपए हमारे पास रख लेंगे। लेकिन नासिर और उसके दोस्तों के मन में लालच आ जाता है। वो लोग कहते हैं कि यार ये बहुत बड़ी पार्टी है, हमें इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए, हम सीधा उन लोगों से 65 लाख रुपए मांगते हैं। तो अब यहाँ पर ये बात तय हो जाती है। उसके अगले दिन विक्रम भाई अपने बेटे को एडमिशन दिलाने के लिए उन लोगों को पूरे 65 लाख रुपए दे देता है। उसके बाद कर्नल और नासिर पैसे की बैग लेकर रवि वर्मा के ऑफिस जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वो वहाँ के बाथरूम के अंदर जाते हैं ताकि उस बैग से 65 लाख रुपए में से अपने 14 लाख रुपए बाहर निकाले। नासिर उन 14 लाख रुपयों को अपने कपड़ों के अंदर छुपा देता है और बाकी के पैसे उस बैग में भरकर रवि वर्मा के आदमी को दे देता है। मतलब कि उस प्रेम को, और वो प्रेम आगे जाकर वो पैसे रवि वर्मा के आदमी को देता है। तो दोस्तों इसी तरह से फाइनली अब ये लोग मेडिकल की सीट भी रिजर्व कर लेते हैं और विक्रम भाई के बेटे को मेडिकल की सीट मिल जाती है। उसके बाद क्या था, इतने सारे पैसे आने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा पार्टी करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, पैसे मिलने के बाद फुल एंजॉय करने लगते हैं। इसी दौरान नासिर को एक सेकेंड हैंड मर्सिडीज गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। अब कर्नल वो गाड़ी खरीदने के लिए मना कर रहा था क्योंकि ये गाड़ी खरीदने के बाद उनके बहुत सारे पैसे जाने वाले थे। लेकिन वो अपने दोस्त की इच्छा को देखकर उसे मना नहीं कर पाता और उस गाड़ी को खरीद लेता है। ये दोनों उस सेकेंड हैंड गाड़ी को 7 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। अब उसके अगले दिन जब ये लोग शराब पीकर अपने घर पर लौट रहे थे तभी उन लोगों को विक्रम भाई का कॉल आता है। वो कहता है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा डर गया है, वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता, इसलिए मुझे मेरे पूरे के पूरे पैसे वापस चाहिए। अब ऐसी बात सुनने के बाद ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं। कर्नल कहने लगता है कि सर एक बार एडमिशन होने के बाद पैसे वापस नहीं मिलते। लेकिन विक्रम भाई कहने लगता है कि ये मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अब यहाँ पर नाजिर ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी तो वो फोन लेकर विक्रम भाई को डांटने लगता है। कहता है कि तुम पैसे भूल जाओ, तुम्हें ये सब कुछ एडमिशन करवाने से पहले सोचना चाहिए था। ऐसा कहते हुए गुस्से से फोन कट कर देता है। अब उसके अगले दिन विक्रम भाई उन लोगों को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। ये लोग वहां पर पहुंचकर विक्रम भाई से कल रात के लिए माफी मांगने लगते हैं। लेकिन विक्रम उनसे कहता है कि कल रात वो बदतमीजी से बात करने वाला लड़का कौन है। तो नासिर आगे आता है और विक्रम उसे जोरदार थप्पड़ लगाता है। तभी यहाँ पर तुरंत ही कर्नल सिचुएशन को संभाल लेता है और कहता है कि भाई आप शांत हो जाइए, हम आपके पैसे कल ही लौटा देंगे, फिलहाल आप यहाँ से जाइए। उसके बाद कर्नल प्रेम से जाकर मिलता है और कहता है कि यार वो सीट कैंसिल कर दे और पैसे वापस लौटा दे, क्योंकि उस लड़के का पिता पैसे वापस मांग रहा है, उसे एडमिशन नहीं चाहिए। प्रेम कहता है कि ठीक है, मैं उन लोगों को पूछ कर तुम्हें बताता हूँ। इस तरह से एक दिन निकल जाता है। उसके अगले दिन ये लोग एक और पार्टी को ढूंढते हैं जिसमें कि लड़के को सीट दिलवाकर उनसे पैसे लेने वाले थे। लेकिन दोस्तों इतने में ही वो विक्रम भाई रवि वर्मा के ऑफिस पहुंच जाता है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारा मामला उसे बता देता है कि उन लड़कों ने मुझसे 65 लाख रुपए हड़प लिए, इसीलिए मुझे मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए। जिस पर रवि वर्मा कहता है कि हम लोगों ने तुमसे 50 लाख रुपए लिए थे और 1 लाख रुपए उस प्रेम नाम के लड़के ने बीच में कमीशन कमाया था। मैं तुम्हें सिर्फ 50 लाख रुपए दूंगा, उन पैसों को लेकर कुछ भी तमाशा किए बिना तुम्हें यहाँ से जाना होगा। विक्रम भाई कहने लगता है कि बाकी के पैसे उन लड़कों ने कमीशन के तौर पर कमाए थे, इसलिए मैं मेरे 15 लाख रुपए उन लोगों से ही वसूल करूंगा। अब दोस्तों जब नासिर की माँ उसके घर पर नहीं थी तब यहाँ पर विक्रम अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पर पहुँचता है और मोहल्ले के सभी लोगों के सामने ही नासिर को धमकाने लगता है कि एक दिन के अंदर उन्होंने उसके 15 लाख रुपए वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे घर को ताला लगाकर इसे बंद कर दूंगा।
अब ये लोग यहाँ से चले जाने के बाद नासिर, कनल और उसके दोस्त किसी भी तरह करके पैसों को जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फिर भी 15 लाख रुपए नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो गाड़ी खरीदी थी वो बेचने वाला फ्रॉड निकला। मतलब कि जब ये लोग गाड़ी वापस बेचने के लिए जाते हैं तब वो लोग सिर्फ इन लोगों को 50,000 रुपए देते हैं। अब उन लोगों के पास जितना भी सामान था उससे भी बेचकर 15 लाख रुपए नहीं हो सकते थे, और इतनी जल्दी उन्हें कोई नई पार्टी भी नहीं मिलने वाली थी जिन लोगों को सीट बेचकर ये पैसे कमा सकेंगे। यहाँ कर्नल माधवी से पैसे मांगता है तो माधवी उसे बताती है कि मेरे पास सिर्फ एक सोने की चेन है। अब दोस्तों इतना सब कुछ करने के बावजूद भी 15 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो पाता। अब यह रात को नासिर अपने घर से बाहर निकलता है और माँ के पूछने पर कहता है कि मैं कर्नल से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और रात को नासिर इसी परेशानी के बारे में कर्नल से बात करने लगता है। तो दोस्तों ये वही सीन है जिससे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब नासिर यहाँ से घर जाने की बजाय कहीं गायब हो जाता है। सुबह होने के बाद जब नासिर की माँ उसके बारे में पूछती है तो ये सभी लोग नासिर को ढूंढने लगते हैं। यहाँ विक्रम भाई नासिर के घर पर जाकर उसकी माँ को धमकाने लगता है कि तुम्हारे बेटे ने मुझसे पैसे लिए थे और अब वो कहीं पर जाकर छुप गया है। लेकिन इतने में वहाँ पर कर्नल आकर यहाँ पर मामला संभाल लेता है और विक्रम को यहाँ पर सीधे तरीके से चले जाने के लिए कहता है। उसके बाद कर्नल और उसके दोस्त चाय पी रहे थे तो तभी वहाँ पर पुलिस आकर कर्नल और राजू को पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि दोस्तों विक्रम भाई ने पुलिस में उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी थी। अब एसीपी यहाँ पर आकर ऑफिसर से पूछता है कि यहाँ पर मामला क्या है, तो ऑफिसर उसे सारी बात बताता है। लेकिन दोस्तों विक्रम भाई यहाँ पर लोगों के सामने आकर कंप्लेंट नहीं लिखवाना चाहता, उसे तो बस अपने पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने अपने जान पहचान वाले पुलिस ऑफिसर से बात करके सीक्रेट तरीके से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी। एसीपी ऑफिसर से कहता है कि उन लोगों के खिलाफ कोई ठोस सबूत लेकर आओ। यहाँ दूसरी तरफ रवि वर्मा को यह बात पता चल जाती है कि कर्नल और उसके दोस्तों को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। अब पुलिस ने छानबीन की तो सभी लोगों के साथ रवि वर्मा का भी नाम बाहर आ जाएगा, इसलिए अपना बिजनेस बंद ना हो इसलिए रवि वर्मा पैसे देकर कर्नल और उसके दोस्तों को जेल से बाहर छुड़वा लेता है। लेकिन दोस्तों नासिर यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन में आकर पेड़ से लटक कर अपनी जान दे देता है। रात को जब उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है तब जेल से छूटकर कर्नल वहां पर पहुंचता है, जिसे देखकर नासिर के रिश्तेदार कर्नल को मारने पीटने लगते हैं, क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में ही नासिर की मौत हो गई थी। अब यहाँ पर नासिर की माँ सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहती है और कर्नल से नासिर का चेहरा अंतिम बार देखने के लिए कहती है। तो इस घटना के बाद से ही कर्नल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, उदास रहने लगता है। अब यहाँ पर नासिर की माँ पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि नासिर और उसके दोस्तों की भी इसमें गलती थी और विक्रम भाई के लोग और रवि वर्मा के लोग भी बहुत ज्यादा खतरनाक थे, इसीलिए इस घटना को एक आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है। यहाँ पर कर्नल के पिताजी को जब ये बात पता चलती है तो वो यहाँ पर आकर कर्नल को डांटने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे कॉलेज की फी के लिए जो पैसे हमने भरे थे उसके लोन का ईएमआई मैं अभी तक चुका रहा हूँ और तुम यहाँ पर लोगों को धोखा देकर उनसे पैसे कमा रहे हो। कर्नल कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन आपने लोगों के कहने पर जबरदस्ती मुझे इस कॉलेज में डाल दिया। आपको पता भी है कॉलेज खत्म होने के बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ कचरों जैसा व्यवहार किया जाता है, उन्हें कोई नहीं पूछता। पापा फिलहाल आप यहाँ से चले जाइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब उसके बाद विक्रम भाई फिर से उन लोगों को पैसे वापस देने के लिए धमकाने लगता है। तो अब इन लोगों को कैसे भी करके विक्रम भाई के 15 लाख रुपए वापस करने थे, इसलिए सभी लोग मिलकर फिर से सीट बेचने का धंधा शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार वो सोचते हैं कि वो रवि वर्मा के खिलाफ जाकर सीट बेचेंगे और वो रवि वर्मा को इस बात का पता लगने नहीं देंगे। इसलिए कर्नल सेतुपति नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि केईएम कॉलेज के चेयरमैन के दामाद का खास आदमी होता है। इस सेतुपति को अपनी बातों में फंसाकर कर्नल उसे बताता है कि हमारे पास स्टूडेंट का बहुत ज्यादा डाटा है, हम रवि वर्मा से भी ज्यादा सीटें बेचकर बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो सेतुपति यही बात जाकर चेयरमैन के दामाद शशि को बता देता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि शशि तो रवि वर्मा से बहुत ज्यादा नफरत करता था, तो वो इस बात के लिए मान जाता है। तो यहाँ पर कर्नल बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके बहुत सारे लोगों का एडमिशन के लिए शशि के पास भेज देता है, जिस वजह से उन लोगों को अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। उन्हीं पैसों को लेकर ये लोग विक्रम भाई का सारा कर्जा चुका देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगले दिन रवि वर्मा के ऑफिस के सामने बहुत बड़ा हल्ला हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने अपने बच्चों के एडमिशन के लिए रवि वर्मा को बहुत ज्यादा पैसे दिए थे, लेकिन अभी तक उन लोगों के बच्चों को एडमिशन नहीं मिला था। क्योंकि दोस्तों कर्नल ने थोड़े कम पैसे लेकर शशि की मदद से कुछ दूसरे लोगों के बेटों को कॉलेजेस में एडमिशन दिलवा दिया था, जिस वजह से सभी सीट फुल हो गई थी। जब रवि वर्मा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उस कॉलेज में जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। तो वहाँ का प्रिंसिपल उसे बताता है कि ये सब कुछ हमने चेयरमैन के दामाद शशि के कहने पर किया था।
और अब यहाँ पर रवि वर्मा को ये भी बात पता चलती है कि कर्नल और उसके दोस्त शशि के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो लोग अपने गुंडों को उन्हें मारने के लिए भेज देता है। तो उसके अगले ही दिन रवि वर्मा के लोग कर्नल के कुछ दोस्तों को जान से ही मार डालते हैं। यहाँ पर कर्नल जब अपने घर पर आता है तो वहाँ पर कुछ लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन कर्नल किसी तरह से उनसे फाइट करके बचकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये बात जब चेयरमैन को पता चलती है तो वो रवि वर्मा को कॉल करके उसे डांटने लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो तुम्हें मुझे कॉल करके बताना चाहिए था। तुम और मेरे दामाद मिलकर आपस में ही क्यों लड़ रहे हो? अगर ये मामला पुलिस को और लोगों को पता चल गया तो हम लोगों का बिजनेस खत्म हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा शांति से काम लो। अब उसके थोड़ी देर बाद में रवि वर्मा को पता चलता है कि उन सभी लोगों में से कर्नल जिंदा बच गया है। तो रवि वर्मा यहाँ पर एक चाल चलता है और उसके अगले ही दिन वो कर्नल को अपने ऑफिस बुलाता है। वो कर्नल को अपने साथ मिलाकर अपने साथ काम करने के लिए कहता है, क्योंकि रवि वर्मा जानता था कि कर्नल एक बहुत ही चालाक लड़का है। अपनी होशियारी से वो कोई भी काम कर सकता है। और अब यहाँ पर मौके की नजाकत को देखकर कर्नल भी इसके लिए मान जाता है। इसीलिए रवि वर्मा कर्नल के ऊपर पूरा भरोसा करके उसे करोड़ों के पैसे का हिसाब किताब रखने की पूरी जिम्मेदारी दे देता है। मतलब कि रवि वर्मा ने 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे इस बिजनेस में कमा लिए थे और उसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी कर्नल को दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल कर्नल ने जिस स्टूडेंट के माता पिता को चेयरमैन के दामाद शशि के पास भेजा था वो सभी लोग नकली माता पिता थे। मतलब कि उनके बच्चे नहीं थे। उन्होंने झूठ सर्टिफिकेट बनवाकर बस एडमिशन की टिकट कंफर्म करवाई थी। और अब रवि वर्मा और कर्नल के कहने पर वो सभी लोग सीट को कैंसिल कर देते हैं, जिस वजह से शशि के कॉलेज के सभी सीट अचानक ही खाली हो जाते हैं और आखिरी एडमिशन के लिए कल का एक ही दिन बचा था। और दोस्तों जो असली माता पिता थे वो कर्नल ने रवि वर्मा के साथ मिलकर उनका एडमिशन दूसरे कॉलेजों में करवा दिया था। दरअसल यहाँ पर ये लोग चेयरमैन के दामाद शशि को सबक सिखाना चाहते थे। अब यहाँ पर इनका काम कंप्लीट हो गया था, जिससे कि रवि वर्मा का सबसे बड़ा दुश्मन शशि हार चुका था। और इसी खुशी के मौके पर रवि वर्मा कर्नल को 10 लाख रुपए दे देता है। उसके बाद रवि वर्मा कर्नल जिस कॉलेज में पढ़ता था उस कॉलेज को खरीदने वाला था। उसकी भी सारी जिम्मेदारी कर्नल को ही सौंप दी जाती है। अब दोस्तों कर्नल 10 लाख रुपए लेकर नासिर की माँ के पास आता है, क्योंकि नासिर तो मर चुका था और उसके घर का लोन चुकाने के लिए बेचारी नासिर की माँ बूढ़ी होने के बावजूद भी अभी भी काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि नासिर की माँ वो पैसे लेने से मना कर देती है। वो बताती है कि जब नासिर की मौत हुई थी तो उसके अगले ही दिन तुम्हारे पिताजी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर मुझे 10 लाख रुपए देकर चले गए। मैंने उनको पैसे देने के लिए मना किया, लेकिन वो कहने लगे कि मेरे बेटे कर्नल की वजह से आपके बेटे नासिर की जान चली गई। प्लीज आप मेरे बेटे को माफ कर दीजिए और ये पैसे रख लीजिए। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे वो पैसे रखने पड़े। अब दोस्तों ये बात पता चलने के बाद कर्नल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो फूट फूट कर रोते हुए अपने पिताजी को कॉल करता है और उनसे माफी मांगने लगता है। कर्नल के पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा तू ज्यादा टेंशन मत ले, बस तू ये गलत काम छोड़ दे। हम कोई छोटा मोटा काम करके हमारा गुजारा कर लेंगे, बस तुम सही सलामत रहना। तो कर्नल तुरंत ही रवि वर्मा के घर पर जाकर उसे कॉल के जरिए बताता है कि सर आज के बाद से मैं ये धंधा नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों चेयरमैन और उसका दामाद शशि रवि वर्मा और कर्नल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अब पूरा बिजनेस और सारा का सारा पैसा उन्हीं लोगों के कंट्रोल में था। इसलिए ये लोग अपने गुंडों को उन दोनों को मारने के लिए भेज देते हैं। यहाँ इस तरफ रवि वर्मा अपने घर पर होता है और कुछ गुंडे लोग उसके घर पर घुसकर रवि वर्मा को जान से ही मार देते हैं। यहाँ इस तरफ कुछ लोग मिलकर कर्नल के ऊपर भी हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है और कर्नल उन लोगों को जान से ही मार देता है और फिर ये फैसला करता है कि इस 2 नंबर के धंधे के पीछे जो भी असली लोग शामिल है वो उनका सच बाहर लाने का फैसला करता है। उसके बाद हम देखते हैं वो किसी पुराने बिल्डिंग के पास आ जाता है जहाँ पर उसने रवि वर्मा के करोड़ों पैसे संभाल कर रखे थे। यहाँ पर आकर कर्नल वीडियो कॉल करके लाइव आकर सारी सच्चाई लोगों को बताने लगता है। तो सोशल मीडिया की वजह से ये बात शहर में पूरी तरह फैल जाती है और अब पुलिस को सबूत मिलने की वजह से पुलिस चेयरमैन और उसके दामाद को पकड़ लेती है और उन्हें लोगों को धोखा देकर उनसे पैसे लूटने की वजह से आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर पुलिस वाले मिलकर वो सारे करोड़ रुपए उन बच्चों के माता पिता को वापस दे देते हैं और ये सच्चाई सभी लोगों के सामने लाने की वजह से कर्नल की जान बच जाती है। और दोस्तों इसी तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।